लगातार 7 दिनों से भारतीय बाजारों में बन रहे हैं नए ऐतिहासिक स्तर और आज सुस्त शुरुआत के हैं संकेत, लेकिन उसके बाद क्या फिर से लौटेगी चुस्ती और नए रिकॉर्ड दिखेंगे? वायदा कारोबार की कल की एक्सपायरी के पहले क्या करें, आज की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, दमदार सेशन के लिए तैयार हो जा रहे हैं। जितना आप कहते हैं नीचे मिले उतना ही अच्छा है। एब्सोल्युटली। आज के लिए भी सर वैसे ही लग रहा है, क्या संकेत है? बिल्कुल, कहीं कोई बदलाव है नहीं। और दीप, सबसे बढ़िया बात है कि कल सुबह जब लोग 100-125 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी को देखकर डर रहे थे और उसी डर में एक बड़ा मौका था, हालांकि उतना बड़ा मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था, लेकिन वही बात है कि बहुत ही हल्के फुल्के करेक्शन बाजार में आ रहे हैं और उसके बाद बाजार फिर से रफ्तार पकड़ने के मूड में। बिल्कुल रफ्तार पकड़ने के मूड में सर। तो बताएं आज के लिए अहम ट्रिगर्स क्या रहेंगे? ट्रिगर सारे ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं और आप देख सकते हैं अमेरिकी बाजार में उछाल के साथ कारोबार हुआ, कमोवेश उतना ही जितना 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, 250 पॉइंट के आसपास। नेस्डेक बड़ी मजबूती के साथ 125 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। कच्चे तेल में जरूर तेजी होती दिखी और $53 के पास पहुंचता हुआ कच्चा तेल। सऊदी अरब ने प्रोडक्शन कट की बात कही है, ये थोड़ा सा सरप्राइज था, शॉकिंग था, जो भी आप मान लें। उसके चलते कच्चे तेल में बढ़त हुई। सोने चांदी भी मजबूत है। 1 फरवरी को बजट पेश होगा और 29 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। एचडीएफसी बैंक दमदार तिमाही आंकड़े आते हुए दिखे दिसंबर के महीने के, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो न सिर्फ अपने आप को बल्कि बैंक निफ्टी को और निफ्टी को मजबूत रखने का काम करेगा। और हाँ दीप, इससे याद आया, ये बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, इन सब से जुड़ी हुई एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। अच्छा, हाँ, थोड़ी देर में, अभी नहीं ना अभी नहीं बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए, तो इंतजार रहेगा। और बैंक्स पर तो एक्शन भरपूर है, उसके बारे में भी अनिल जी से चर्चा करेंगे। अनिल जी, ये जो बाकी ग्लोबल संकेत हैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे सर। पर जो बड़ी खबर भारत के लिए आती हुई दिख रही है कि फाइनली कोरोना वैक्सीन तैयार है। यस, 13 तारीख से, यानी कि 10 दिन के अंदर, 10 दिन, एक हफ्ते में तैयार हो जाएगी। 14 तारीख के बाद सब लगवाइए, क्योंकि 14 तारीख को अधिक मास भी खत्म हो जाता है, संक्रांत का दिन है। उसके बाद आराम से वैक्सीन लगवाइए और सबको मिलेगी, आराम से मिलेगी और कहीं कोई सप्लाई में कमी नहीं है। और सबसे बढ़िया बात यह कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी मात्रा में रहेगी और धीमे धीमे सब तक पहुंचेगी। और आराम से जितनी कंपनियां बना रही है उसको देखते हुए लगता है कि कोई जल्दबाजी हड़बड़ी वाला मामला नहीं है। और न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में वैक्सीन मिल रही है। तो एक अच्छी बात यह है कि आप कोरोना से काबू पा लेंगे, ये कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक और जहाँ यूके में दिक्कतें बढ़ रही है, जर्मनी में भी थोड़े लॉकडाउन के जो है वो संकेत आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाजारों को पता है ये टेम्परेरी है। अब जब सिंपल चीज़ वही है दीप, जब कोरोना को कंट्रोल कर दिया तो कोरोना के नए वायरस में क्या ऐसा है जो नहीं कर पाएंगे, वक्त की बात है। तो जब मतलब कहते हैं ना कि वो आप कोई पेशेंट बीमार है, उसका ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है ना, आपको पता कोई एंटीबायोटिक दे रहे तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, या तो नींद आएगी या लूज मोशंस होंगे या कुछ और होगा जी, तब भी देते हो ना? देते हैं, क्योंकि आपको पता है साइड इफेक्ट्स जो है वो छोटे हैं। ये कोरोना का नया वेरिएंट भी ऐसा ही, मेन बीमारी का इलाज हो रहा है ना, तो छोटे वाली छोटी मोटी जो ये आ रही है इसको भी साइंटिस्ट सब ढूंढ लेंगे, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए बाजारों का भी ज्यादा रिएक्शन है, थोड़ा छोटा मोटा आता है। रिएक्शन का खाली एक दिन वो आप सुबह नहीं थे तब आया था बस हल्का सा। और आप देखिए सबसे बढ़िया बात यही है दीप की बड़ा रिएक्शन बाजारों में आ नहीं रहा, अच्छी चीज है। पर सर इसी पर एक सवाल था कि ग्लोबल मार्केट्स में तो और भी चीजें, जैसे अब यूएस में जॉर्जिया का चुनाव है, अगर डेमोक्रेट्स आ गए तो फिर शायद टैक्स हाइक्स आ सकते हैं, तो वहां से एक सवाल बन रहा है। पर जो हमने भारतीय बाजारों में देखा कि डाउ पर आप देखते हैं 600 पॉइंट्स की गिरावट, यूके में लॉकडाउन लगता है, थोड़ा नियर टर्म तो इम्पैक्ट होता ही है सर इन खबरों का, पर भारतीय बाजारों ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। एक घंटे 1.5 घंटे का रिएक्शन दिया और उसके बाद निकल गया। हाँ, तो मतलब क्या ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि भाई हम 1.5 दिनों से एक दिन से आधा दिन, मतलब आधा घंटे 1 घंटे के रिएक्शन पे आ गए। मतलब ये ताकत समझ लें या फिर मतलब जो भी समझे, लेकिन बड़ा मजबूत मार्केट है। अच्छा, दूसरी बात दीप है कि न सिर्फ हमारा है बल्कि वहां भी वही सीन है। यूरोप कल ऊपर बंद हुआ था, स्पेशली फुटसी जी। अमेरिका एक दिन गिर के वापस रिकवर हो गया जी, ठीक है, तो कहीं कोई डर नहीं। अच्छा, एक और चीज, जब बाइडेन साहब चुनाव लड़ रहे थे तब तो ये लग भी नहीं रहा था कि वो जीतेंगे जी, शुरुआत में बिल्कुल, और उन सबको पता था कि जीतेंगे तो ये टैक्स कट जो किए हुए वो वापस ले लेंगे, बिल्कुल, ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, चाइना के फेवर के। और चुनाव के पहले तो लगभग उनकी बढ़त भी बन गई थी जी।
चुनाव के बाद हर वक्त लगा वो जिसे मार्केट गिरा क्या? बिल्कुल नहीं। पैसे की ताकत है भाई। ऐसे थोड़ी पुराने लोग बोल के गए कि भाई मतलब जेब गर्म रहती तो वाकई में मतलब है ना, आप 0 डिग्री टेम्परेचर में भी आपको ठंड में भी गर्मी फील होती है, वो ऐसी है। आप देखिए ना, सब कुछ है उल्टा हुआ है, उसके बावजूद बाजार बढ़े। तो जो लिक्विडिटी का फ्लो है उसमें मतलब अच्छी अच्छी बुरी खबरें बह जाती है, वैसा है। तो वो फ्लो जब तक है तब तक ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो मैं कल भी, आप सुबह नहीं थे तो कल हम बात यही करते कि 2 चीजें ही देखनी है कि करेक्शन के आधा दिन से ज्यादा टिकता है क्या? वही बात है सर, आधा दिन भी नहीं टिका। दूसरी चीज मैंने कहा, कल एक नई चीज मैंने कही थी कल जी कि 2:30 फैक्टर। 2:30 बजे के बाद 2 बजे कुछ तो एफआईज हैं जिनके ऑफिस 2 बजे खुलते हैं और उसके बाद वो 2:30 बजे से काम करना शुरू करते हैं, खरीदना शुरू करते हैं। कल भी देख लीजिए बिल्कुल क्या हुआ है 2:30 बजे के बाद। और बैंक्स पे सबसे ज्यादा 2-2:30 बजे के बाद जो बाइंग आती है, जब तक ये 2-2:30 बजे के बाद वाली बाइंग और जब तक ये एफआईज के फ्लो और जब तक ये आधा से 1.5 दिन का करेक्शन, ये 3 चीजों में कोई बदलाव नहीं होता, तब तक आपको मूड बदलने की जरूरत नहीं। किसी एक दिन होगा, लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगा, लेकिन वो कौन सा दिन होगा या तो आपको पता हो तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं पता। तो जब जो चीज नहीं पता है उसकी चिंता क्यों करें भाई? जो बच्चा आपके हाथ में उसे अच्छा बड़ा कर लें पहले पाल पोस कर, जो आएगा कभी उसकी चिंता में दुबले हो रहे हैं। तो जब करेक्शन आएगा उसकी चिंता में दुबले होने के बजाय जो तेजी चल रही है उसको एंजॉय करें। ये सिंपल चीज है। तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। जिस दिन आएगा उस दिन आपके पास एक वो ढाल है, शील्ड है, कवच कुंडल जिसको कहते हैं, वो है स्टॉप लॉस। आपको वो पता होना चाहिए, बाकी कोई चिंता नहीं। तो पुट्स खरीदने वाले क्यों नहीं समझ रहे हैं? ना समझे तो बढ़िया ही है और अच्छा हो जाता है। देखिए, सबका अपना अपना व्यू है, हर एक के व्यू का रेस्पेक्ट करना चाहिए। मैं तो एक बहुत सिंपल बात करता हूँ, कभी किसी का सही होगा, कभी किसी का सही होगा, इसमें कोई मार्केट है। हर आदमी का व्यू हर वक्त सही हो ऐसा पॉसिबल नहीं, कम से कम मेरे केस में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये वो तो आप कहते भी हैं कि बायर के लिए सेलर होना तो जरूरी है। बिल्कुल। तो जितने पुट खरीदने वाले हैं या जितने कॉल राइटर्स हैं, वो तो बाजार को नीचे सपोर्ट देने के लिए तैयार है। उनकी तो बहुत जरूर, गिरते बाजार में तो वही काम आते हैं। गिरते बाजार में कौन से खरीदने वाले को और खरीदना है? बता दो मुझे। 100 ट्रेड करने वाले होंगे, इसमें से 2 ऐसे होंगे जो गिरते बाजार में खरीदेंगे, बाकी तो गिरते बाजार में सब अच्छा क्या हल्का करूं, क्या बेचूं, वही देखते रहते हैं। तो उस समय शॉर्ट काटने के लिए आता कौन है? जो शॉर्ट सेलर्स हैं। तो देखिए, मार्केट के लिए बहुत जरूरी कि दोनों तरह का बैलेंस बना रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, अब अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। अगर आपका पैसा जिस तरह से बनता है, ऑप्शन राइट करके बनता है, ऑप्शन राइट कीजिए, ऑप्शन बाय करके बनता है, ऑप्शन बाय कीजिए। आपको जो सूट करता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो अपने रिस्क के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएं, पर बाजार के मोमेंटम से लड़ाई ना करें। ये तो आपको रेगुलरली अंची बता ही रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक और अच्छी खबर आई है और बैंक्स में हमने ऑलरेडी एक्शन देखा है। एचडीएफसी बैंक दमदार अपडेट आए हैं सर, वाई बेसिस पर भी देखे, तिमाही दर तिमाही बेसिस पर भी देखे तो अच्छे अपडेट आए हैं। तो क्या यहाँ से बैंक्स में और जान आएगी? कल ही एचडीएफसी बैंक ने संकेत दे दिए थे कि मैं लीडरशिप के मूड में आ गया हूँ जी। और पहले एचडीएफसी बैंक ने चलना शुरू किया ही, और ये नंबर्स बेहद दमदार है। हालांकि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे ये किसी को आशंका थी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद एक अपडेट आना तो अपने आप में है ही। तो ये तीसरी तिमाही, आई डोंट नो, मतलब ये अचानक से सबके अपडेट्स आने जो शुरू हुए हैं पिछली तिमाही से, वो रिजल्ट सीजन का मजा ही खत्म हो जाएगा। आधा काम तो हो ही गया यहाँ पर। मतलब अब इसके बेसिस पे अगर आप रिजल्ट्स का अंदाजा नहीं लगा सके तो फिर आप एनालिस्ट ही क्या है? सही बात है। तो रिजल्ट वाले सरप्राइजेस अब खत्म हो जाएंगे। अब शायद सरप्राइजेस मैं भी उसी की तैयारी करूंगा कि अगली क्वार्टर से हम ये तैयारी करेंगे कि अपडेट्स किस तरह के आ सकते हैं, उसके बेसिस पे पहले से प्रीएम्प्ट करने की काम बढ़ा रहे हैं सर। अब हम क्या, जो यही है बढ़ाने वाले। देखिए, अब सारे बैंक्स के आ रहे हैं अपडेट, स्टॉक्स पहले चल जाएंगे। अब जब आपके सामने पता है कि लोन ग्रोथ ही आई है, डिपॉजिट ग्रोथ ही आई है, और इसके बेसिस पे आप आसानी से रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं, तो रिजल्ट के दिन अब सरप्राइज बचा है क्या? सही बात है सर। और रिजल्ट आपको, मेरा ये समझना है कि क्वार्टरली ग्रोथ और क्वार्टरली आप रिजल्ट्स दोनों 5-7 दिन के डिफरेंस में दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट है। पता नहीं, अब कभी कभी वो होता है जरूरत से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी ठीक नहीं है। थोड़े सरप्राइजेज मार्केट के लिए रहने चाहिए, क्योंकि मार्केट को पसंद है जी। सरप्राइज आता है तो बाजार भागता है या गिरता है, जो व्हाटएवर। हाँ जी सर। तो जब सब पता हो तो फिर मार्केट में उसका रिएक्शन होता नहीं। यही तो देखिए ना, जो लॉकडाउन हो रहा है ब्रिटेन में, सबको पता है होना है, सबको पता है 2 महीने बाद कोरोना चले जाएगा, इसलिए इम्पैक्ट नहीं आता, अच्छा या बुरा दोनों ही तरफ। तो बट ठीक है। बट एनीवेज, जो एचडीएफसी बैंक के नंबर्स हैं
दमदार, बेहद शानदार। बेहद शानदार। हाँ यस, कोई डाउट ही नहीं। तो अब ये गारंटी हो गई सर, आईटी की तरफ से तो ऑलरेडी मजबूत नतीजों का इंतजार है। 7% 2 दिन में टीसीएस बढ़ना, टीसीएस भाग गया, मजाक है क्या? फ्राइडे को नंबर्स है, लग ही रहा था। और दीप, इसलिए हम लगातार पहले दिन से कह रहे थे, जिस दिन 3000 का बायबैक आएगा नहीं बेचना है जी। तो अब बायबैक में जिसने दिया वो तो फंसे हुए भाई, जब शेयर आएंगे तब आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3100 में बेच दो, लेकिन आपके हाथ में तो है ना। बिल्कुल, आप जब बेचना चाहें बेच सकते हैं। कुछ नहीं करने का डिसीजन सबसे बड़ा डिसीजन होता है, मैं सही कह रहा हूँ। सही बात है सर, इसमें तो 100% आपकी बात। मतलब नहीं तो करने का डिसीजन आसान है, नहीं करने का मुश्किल है। तेजी बोलना आसान है, मंदी बोलना मुश्किल है। सही बात है। मैं बार बार कहता हूँ, आप ये तो प्रैक्टिस करके देख लीजिए। और खास तौर से पिछले 2-3 महीनों में तो जिन्होंने बोली हो समझ भी गए होंगे कि कितना मुश्किल काम है। सही बात है, बिल्कुल। विप्रो भी वैसे बायबैक प्राइस पर आ गया जी, बिल्कुल आ गया वहीं पे। हाँ, वैसे ही एक्शन है उसमें भी। चलिए, तो इंतजार है। दिग्गज जो सेक्टर्स हैं, दिग्गज जो स्टॉक्स हैं उन सेक्टर्स में, वहां से अच्छे अपडेट आ रहे हैं। टीसीएस के नतीजों का इंतजार है सर, एचडीएफसी बैंक से भी अच्छे नतीजे आए हैं। तो सेटअप फिर समझाएं सर, आज के ट्रेड के लिए किस तरह के संकेत हैं? ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज पॉजिटिव, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं दीप। वायदा कारोबार के न्यूट्रल हुए हैं, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो एक आध दिन थोड़ा ऊपर नीचे होने के बाद लगभग वही रेंज में वापस सारे वही तरह के आ गए। आज की स्ट्रेटेजी सिंपल वही है, बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। पहले सपोर्ट लेवल से खरीदारी शुरू कर दीजिए। ओके, नया शब्द देखिए, पहले सपोर्ट, पहले सपोर्ट लेवल से, दूसरे का भी इंतजार ना करें। ना पहले सपोर्ट लेवल से खरीदारी कर लीजिए। अब कोई मतलब क्या करेंगे, जो है मार्केट है जी। आप और हम कौन है कि मार्केट के अगेंस्ट में ओपिनियन। सही बात है सर। और मैं बहुत साफ कहता हूं कि जो मार्केट कहता है वो हम कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं वो मार्केट कर रहा है, जो मार्केट कर रहा है वो हम कह रहे हैं। तो यही तो सिंपल चीज है, पहले सपोर्ट लेवल से ही खरीदना शुरू कर दीजिए। Okay. कल भी एग्जैक्टली यही हुआ दीप की 30,875 30,925 की बैंक निफ्टी की रेंज दी थी, एग्जैक्टली 30,975 का लो बनाकर निकल गया। 14,000 14,050 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिया था, 14,050 के लो से बैंक निफ्टी भी घूम गया। तो आपके पहले सपोर्ट लेवल के नीचे ही मौका नहीं दिया। और कल से बढ़िया तो दिन ही नहीं हो सकता था ना, अगर इसको देना था चांस तो। सही बात है सर। अगर आपका डाउ 350-400 पॉइंट गिरे, अच्छा डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत तो नहीं थे सुबह, 40-50 पॉइंट ही ऊपर थे, कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर गिरना होता तो कल गिर जाता। पहले सपोर्ट से, अच्छा कितना देर, अगर कल का चार्ट दिखाएं कितनी देर, मुश्किल से 15 मिनट जी। अगर आप वो 15 मिनट में मूड बनाने में रह गए कि अब करूं क्या करूं ये वो, तब तक तो गया हाथ से, मौका गया। देखो, तो पॉइंट ये है कि आपको शुरू के 15 मिनट या शुरू का आधा एक घंटा अगर आपको मिला एक्शन तो ठीक, तो इसलिए पहले सपोर्ट लेवल पे ले लेना। सही बात है। तो यही शब्द आज जो नया जोड़ा है वो पहला सपोर्ट लेवल। ठीक है, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बढ़ेगा और वापस है अभी भी है, अब और बढ़ेगा, उसकी तैयारी कर लीजिए। हाई बीटा प्लस मिड कैप। यस, तो वो हाई बीटा वाला तो अपना पिछले हफ्ते से चल रहा है और आप देख लो सारे भाग रहे हैं। तो बैंक्स के बाद एनबीएफसी, फिर से टाइम आ रहा है एनबीएफसी का, और हाई मिड कैप स्मॉल कैप्स का टाइम आ रहा है। ओके, तो वापस ब्रॉडर मार्केट में भी एक्शन रहेगा। पहले डिप पर खरीदारी कर लें, ये भी संकेत आ रहे हैं। लेवल्स फिर बताएं सर, आज के लिए जो बड़े लेवल्स हैं वो क्या है? 14,125 14,150 पहला सपोर्ट जोन है। अब आपको पता चल गया पहले सपोर्ट जोन का मतलब है कि यहाँ खरीदना है। इसके नीचे जाएगा नहीं, लेकिन 13,975 14,050 स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जोन है, आंख बंद करके खरीदने का। 14,250 14,300 ऊपरी रेंज है, 14,350 14,400 उसके ऊपर के। भाई मेरे पास ऊपर के कोई लेवल नहीं है, मैं बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं अंदाज से दिए, मेरे पास नहीं है। अच्छा मेरे पास 400 है नहीं कि मैं निकाल के चार्ट से देखूँ ये लाइन वहाँ तक जाएगी तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, वो वैसा सिस्टम नहीं है। तो मैं अंदाज से दे रहा हूँ, मेरे लिए जो डेटा निकल कर आ रहा है वो 14,500 तक का रेंज खुलता हुआ दिख रहा है वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। तो 14,500 एक दिन में तो होने वाला है नहीं, इसलिए मैंने अंदाज से 50-50 पॉइंट का जो निफ्टी का ट्रेंड दिख रहा है उसको देखकर मैंने ये रेंज दी है। बैंक निफ्टी 31,400 31,500 पहला सपोर्ट जोन है, यहीं पर खरीदना है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हो गया कल फाइनली 2 हफ्तों के बाद। मतलब आप देखिए ना 6 दिन 31,200 से 31,325 की रेंज में बैंक निफ्टी बंद हुआ, और ऐसा मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं। अब वही था कि कल बैंक निफ्टी को ब्रेक डाउन होना था तो भी बहुत बढ़िया दिन था, 3 दिन से नेगेटिव क्लोज हो रहा है, लेकिन जो ताकत दिखाई सरप्राइजिंग। देखिए कल का बैंक निफ्टी का मूव मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं 31,500 कल ही निकल जाएगा ये उम्मीद नहीं कर रहा था। सही बात। ये मेरी उम्मीद नहीं थी। तो कई बार होता है मार्केट आपको सरप्राइज करता है, बैंक निफ्टी ने कल सरप्राइज किया, पॉजिटिवली किया। देख रहे हैं कि 4-5 दिनों से अटका हुआ है, कभी तो बाहर निकलेगा, लेकिन जो ताकत दिखाई मानना पड़ेगा। तो अब ऊपर की तरफ नीचे की तरफ 31,400 500 आपका सपोर्ट हो गया, 31,200 31,325 ब्लाइंड बाय जोन है।
Okay. इस रेंज में आए तो किसी को पूछना मत, इंतजार मत करना, खरीद लेना आंख बंद करे। छोटा लेवल ऊपर 31,950 32,050 का है, उसके ऊपर 32,175 32,250 ये हाई रेंज होगा। 32,600 लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की है। सर वही मैं पूछने वाला था कि अब उस व्यू से थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख सकता है कि जहां तक बैंक्स का सवाल है, बैंक निफ्टी एक नए हाई की तरफ मूव कर रहा है। हाँ, बन रहा है वैसा। बैंक निफ्टी क्या 500 पॉइंट के ब्लॉक में चल रहा है। सही बात है। तो ये वाला ब्लॉक निकाल दिया 31,500। अब 31,500 से 32,000 के ब्लॉक में रुका तो ठीक, थोड़ा वक्त बिताएगा, पार हो गया तो फिर 32,500 वो वाले ब्लॉक तो 500 पॉइंट की रेंज में चल रहा है। दिन की रेंज दे दूं जी, 14,150 14,250 छोटी रेंज, 14,100 14,300 मीडियम रेंज, 14,050 14,350 बड़ी रेंज, सारी अंदाज से ऊपर वाली। नीचे तो ठीक है, सारे लेवल्स आ ही रहे। बैंक निफ्टी 31,500 31,950 31,325 32,050 31,225 और 32,175। और ये रेंज अंदाज से नहीं है, ये एक्चुअल डेटा से निकाली हुई। ओके। सिर्फ निफ्टी की ऊपर की रेंज मुझे नहीं मिल रही जो मैंने अंदाज से दी है। वो तो हाईस पर तो वैसे भी थोड़ा वैसा बैंक निफ्टी ने अभी लाइफ हाई पार नहीं किया, तो बैंक निफ्टी में मेरे पास रेंज है जी। निफ्टी में भी लोअर रेंज है, निफ्टी में हाई रेंज नहीं है, बैंक निफ्टी में लोअर रेंज भी है। तो ये सारी आपके लिए रेंज होगी आज के लिए। तो बैंक निफ्टी में 31,225 32,175 ये ऊपर की रेंज है। एफआईएस की नेट इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन है अनचेंज 78% पर है। पुट कॉल रेशियो 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया, लेकिन कोई अलार्मिंग नहीं है। और विक्स 2% बढ़ा है, ये भी कोई खास चिंता की बात नहीं है। चलिए, तो फिर अच्छे ही संकेत हैं आज के ट्रेड के लिए। सवाल फिर सर यही बनेगा, पोजीशंस हैं एग्जिस्टिंग वाली तो क्या करें? 14,000 आपका स्टॉप लॉस। देखिए, आप मुझे ईमानदारी से पूछेंगे तो मैं कहूंगा स्टॉप लॉस लगाओ आप 14,125 का, ओके, कम से कम इंट्राडे पर। तो जो दो डे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने कल लॉन्ग पोजीशन बनाई और जो ज्यादा रिस्क नहीं रखना चाहते हैं, वो 14,125 पे स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है। लेकिन सही किताबी स्टॉप लॉस जो वाकई में सही होना चाहिए वो 14,000 थोड़ा डीप नहीं है? बिल्कुल है, मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन अब यही है ना कि आप लाइफ टाइम हाई पे 200 पॉइंट की रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो क्या? ये सवाल आपको पूछना है, स्टॉप लॉस आपका है, मेरा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कम रखना है तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके। 14,125 डे ट्रेड के लिए आज से वो रख लीजिए। क्लोजिंग बेसिस पे तो 14,000 ही बनेगा, उसके पहले नहीं है। ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी छोटा स्टॉप लॉस 31,400 का दिन के लिए लगा लीजिए। 31,500 के नीचे खराब होना शुरू होगा। 31,500 टूटना नहीं चाहिए, तो आप 31,400 पे लगा लीजिए। 31,200 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है ये, सिंपल। अब आइए, आप शॉर्ट पोजीशन है तो होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन 14,225 कल के हाइस 14,215 को पार करे, 14,225 के आसपास खत्म कर लिया। 25 पॉइंट की रिस्क रखनी है और नहीं रखनी है, मुझे मालूम है लोग सुनेंगे नहीं, जिनको रखना वो रखेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है भाई। बैंक निफ्टी 31,850 ये अब फाइनल स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग। ओके, तो ये हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए। नई पोजीशन सर 14,025 14,050 की रेंज में निफ्टी खरीदना चाहिए, जो कि मुझे पता आएगा नहीं। अगर आए पहले ही डिप पे तो आप कह रहे हैं। हाँ, तो आएगा नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आएगा नहीं। 13,950 का स्टॉप लॉस है। 14,100 14,125 14,150 14,200 ये रेंज होगी, ऊपर के लेवल्स हैं। ये आने वाला नहीं है, जो आने वाला है अब वो दूसरा है। एग्रेसिव ट्रेडर्स वहीं पर खरीद ले पहले डिप पर ही, और वो होगा 14,125 14,150। ये रीजनेबल लग रहा है, 50-75 पॉइंट नीचे अगर आ गया तो यहां पर आपको खरीदना है। 14,125 14,150 स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा यहाँ 14,100 का। टारगेट 200 250 14,300 14,350 ये 4 टारगेट। जिनको बेचना है अंदाज से भाई, अब मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ ऊपर मेरे पास बेचने का लेवल सही क्या नहीं है, तो मैं अंदाज से कह रहा हूँ कि 100 पॉइंट की जो एफएनओ की रेंज है उस हिसाब से 14,275 14,325 की रेंज में अगर आपको बेचने ही है जी, तो आप बेचिए। नहीं तो आप गिरावट का इंतजार करें, खरीद ले। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्हें बेच के ही मजा आता है, बेच के ही करना होता है, भले कुछ भी हो जाओ। वो भले तेजी करके 300 पॉइंट की तेजी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन मंदी करके 50 पॉइंट में जो उन्हें आनंद मिलता है। देखिए, अल्टीमेटली आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो 2 वजह से करते हैं दीप। एक पैसा कमाने के लिए, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आनंद, मजा, किक। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भले 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में लॉन्ग करके मिलेंगे, उसमें वो आनंद नहीं आएगा जो उन्हें 50 पॉइंट शॉर्ट करके आता है। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में, मोमेंटम के खिलाफ। मैंने किया तो उनको मजा आता है। देखो, मैंने तेजी का मार्केट में भी निफ्टी को धोया, 50 नीचे आ गया। अब वो नहीं पता 300 ऊपर चला गया, भाई पहले ले लेता तू तो 300 मिल जाते हैं। लेकिन आनंद भी तो एक चीज है ना। अल्टीमेटली आप जिंदगी में हर चीज खुशी के लिए करते हैं, पैसा बाद
पहले पैसा आ गया फिर खुशी। तो खुशी लोगों को बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मंदी करके ही मिलती है, तो उन लोगों के लिए ये है कि भाई अगर आप खुशी मंदी में ढूंढ रहे हैं, ये थोड़ा छोटा सा 14,225, 14,200, 14,150 के टारगेट के लिए। आइए नई पोजीशन बैंक निफ्टी। जी सर। 31,200, 31,350 जो होने नहीं है, लेकिन ये बहुत परफेक्ट रेंज है दीप, इसमें बिल्कुल सोचना नहीं है। जो मैं आंख बंद करके खरीदारी की बात कर रहा हूँ, ब्लाइंड बाय, ये ब्लाइंड बाय। ओके। स्टॉप लॉस दूर दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आप चिंता मत करो कि मैंने 31,350 पहले रेंज पे ले लिया, आप तो 31,000 का स्टॉप लॉस दे रहे हो, कोई चिंता मत करो। अच्छा, रहने दो ताकि आपका ट्रिगर ना हो। स्टॉप लॉस इसलिए थोड़ी लगाना कि ट्रिगर हो, सही बात है। स्टॉप लॉस इसलिए लगाना है कि ट्रिगर ना हो। अब इसमें कह सकते हैं कि 350 पॉइंट की रिस्क है, सवाल तो सही है, लेकिन जहां रिस्क लेनी है वहां लेनी है, जहां नहीं लेनी है वहां छोटा स्टॉप लॉस रखना है, यहां लेनी है, यहाँ लेनी है। हाँ, तो यहाँ लेनी 31,475, 550, 725, 3 छोटे टारगेट के लिए उस रेंज में खरीदना है। और एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं, जो होना चाहिए, तो आप इतना इंतजार मत करें, 31,400, 31,500 में ही खरीद लीजिए। और आपको लगाना है स्टॉप लॉस 31,300 का छोटा स्टॉप लॉस, 31,725, 31,850, 31,950, 32,050, 32,175, 32,250। बड़े बड़े टारगेट। ये सारे इतने सारे टारगेट है, नोट कर लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए। आजकल तो लिखने का सिस्टम ही खत्म हो गया, सब सीधे फोटो खींच ले टीवी स्क्रीन की, और नहीं तो बाकी ट्विटर पर और फेसबुक पे तो आएगी स्ट्रेटेजी, वहां पर देख लीजिएगा। तो ये सारे टारगेट्स हैं जिसके लिए आपको 31,400, 31,500 की रेंज में खरीदना चाहिए। अब जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एक चांस ले सकते हैं, आपको करना ही है, तो वही वाली बात है कि जिनको आनंद लेना है शॉर्ट करने का, 31,950, 32,050 की रेंज में शॉर्ट करिए। स्टिक स्टॉप लॉस 32,200 का रखिए। 31,850, 750, 650, 550, ये 4 टारगेट। अभी तक सर आप कहते थे कि निफ्टी पर ज्यादा कन्विक्शन है लॉन्ग का, बैंक निफ्टी पर उतना नहीं, पर अब वो चेंज हो गया। कल ब्रेकआउट हुआ है, कल वो हो गया। निफ्टी पे कन्विक्शन कम नहीं हुआ इसकी वजह से, कम नहीं हुआ, बट बैंक निफ्टी पर ज्यादा हो गया। बैंक निफ्टी पे अब आ गया है। अच्छा, अब आ गया है। बैंक निफ्टी 3 दिन से थोड़ा हिला हुआ था मूड कि भाई ये 25 पॉइंट, 50 पॉइंट, 30 पॉइंट नीचे दे रहा है बंद जी। बड़ा बंद नहीं हो रहा था नीचे, ऐसा नहीं कि ज्यादा गिर रहा था जी। लेकिन अल्टीमेटली लाल तो लाल ही है ना जी। तो जो कॉन्फिडेंस अब आ गया है, और आज HDFC बैंक तो और बढ़ा ही देगा। सही बात है सर। चलिए तो नजर रखते हैं वहां पर, एक्शन भरपूर होने वाला है आज के सेशन में, ये गारंटीड है। वायदा कारोबार सर, एंट्री हो गई है सेल की, ये आशीष कल बता ही रहे थे, तो पहला स्टॉक इस सीरीज का सेल बैन में है। अच्छा सर, डेटा समझाएं FIs की तरफ से, कैश में तो अच्छी खरीदारी है पर फ्यूचर्स में बेचें। फ्यूचर में हल्की सी बिकवा ली है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन लॉन्ग पोजीशन कम की है जी। 176 करोड़ के ऑप्शंस इंडेक्स बेचे, 111 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, ठीक है, मैनेजेबल है। और घरेलू फंड ने 490 करोड़ की बिकवाली की, ठीक है, कोई खास चिंता की बात नहीं। लेकिन एक अच्छी चीज जो दिख रही है वायदा कारोबार के डेटा में, वो दीप है कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है। निफ्टी में 5 लाख शेयरों से बढ़ा है, तो बैंक निफ्टी में 4 लाख शेयरों से बढ़ा है, दोनों ही हरे निशान में ऊपर जाकर बंद हुए, यानी लॉन्ग पोजीशन बनने के संकेत है। अब मैं क्यों कह रहा हूं पहले सपोर्ट लेवल पर खरीद लीजिए, वो ये कि 14,100 आसानी से टूटेगा नहीं आज। अच्छा, नहीं टूटने वाला, आप मान के चलिए। क्यों नहीं टूटेगा, अब उसका कारण बता दूं। 14,100 के पुट पर 36 लाख शेयर है, ओके, ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, क्योंकि 14,000 पे 38 लाख है, 38 और 36 में कोई खास फर्क नहीं। प्लस 18 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, ओके, यानी कि 50% ओपन इंटरेस्ट एडिशन 14,100 के पुट पर कल ही हुआ। तो ये जो पुट राइटर है, ये 14,100 के नीचे की मंदी नहीं देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर आते ही आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा। ओके, तो वैसे तो आना नहीं है, अब 100 पॉइंट है वहां से, ऐसे जब कल के जैसे मार्केट में 100 पॉइंट नहीं गिरे तो आज तो क्या गिरेंगे जी। इसीलिए मैं कह रहा था कि 14,150 ही पहला सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो लेकिन 14,100 एफएनओ डेटा के हिसाब से परफेक्ट लेवल है। ऊपर 14,300, जहां पर 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, 10 लाख शेयर कल जुड़े। कल सिंगल स्ट्राइक पर एक और मैं आज बात निकली तो बता दूं, जो भी एफएनओ डेटा एनालिसिस आप करना चाहते हैं या करते हैं, एक चीज और ध्यान में रखिए। जब आप देखते हैं ना कि पुट में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, कॉल्स में भी बढ़ता है, आपको क्या ध्यान में रखना है जी, ये एक टिप देता हूं मैं। जितनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं पुट और कॉल दोनों की, उनमें से किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना है, वो पुट में भी हो सकता है, कॉल में भी हो सकता है, वो उस दिन की मेजोरिटी का व्यू बताता है। ओके, जैसे कल के सेशन में क्या हुआ, कल के सेशन में 14,100 के पुट पर 18 लाख शेयर जुड़े। ओके, पुट राइटर्स, पुट बेचने वाले कौन है, जो तेजी कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि बाजार की मेजोरिटी ये कह रही है कि 14,100 के नीचे अब निफ्टी नहीं जाना चाहिए जी। इससे ये मतलब नहीं। तो क्या डेटा तो सब सेम ही है ना, उस डेटा को आपको कैसे विश्लेषण करके अपने काम में लेना है,
तो ये जब मैं ये डेटा देखता हूँ तो मैं ये एक रूल लगाता हूँ कि कहाँ सबसे ज़्यादा बन रहा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि भाई जिंदगी भर तो अनिल सिंह भी करेगा नहीं कभी तो आपको खुद को अपने एनालिसिस करने होंगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, आप भी समझे कि कैसे करना चाहिए। तो ये बहुत एक बड़ा क्या बोलना चाहिए, फॉर्मूला तो नहीं कहूँगा, बड़ा इंडिकेटर है मेरे लिए, जहाँ पर मैं डेटा को देखकर डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या देखना है, क्या सोचना है, और उससे बड़ी मदद मिलती है। और 99% में कह सकता हूँ कि गलत नहीं होता, 99%। तो ये हो गया आपका 14,100 14,300 निफ्टी की रेंज। अब आइए बैंक निफ्टी, 31,500 पर हल्का सपोर्ट है, आसानी से नहीं जाएगा नीचे। 32,000 पर हल्की रुकावट है, 10 लाख शेयर वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, तो 31,500 32,000 अब रेंज रह सकती है। तो 500 पॉइंट रेंज, हाँ 500 पॉइंट का ब्लॉक ऊपर। चलिए, तो भरपूर एक्शन है और ये आपके लिए अहम लेवल्स भी अनिल जी ने समझा दिए जहां पर आपको रखनी है नजर। एक सरप्राइज वैसे सर आप देने वाले हैं कुछ बैंक्स को लेकर? हाँ बिल्कुल सरप्राइज है, इंतजार है उसका सर? सरप्राइज का मजा ही है जब इंतजार के बाद। चलिए थोड़ा इंतजार और थोड़ा ही, बस थोड़ा। ठीक है, तो बैंक्स पर एक सरप्राइज आने वाला है, उसके लिए इंतजार है, पर तब तक आपको बता देते हैं आज कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर और ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। वरुण, कुशल और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या है आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहला ट्रिगर तो ये है कि कैबिनेट की अहम बैठक है 10:30 पे, 10:40 पे, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम आ गया, एग्जैक्ट टाइम पता चला ना, तो इसके 10:30 नहीं। अच्छा, आजकल तो वर्चुअल होती है, तो फिर वर्चुअल में तो एग्जैक्ट टाइम पे लॉग इन करना है डेफिनेटली, नहीं तो लेट हो जाएगा। नहीं तो कोई आ रहा है, हम ही आ रहा हूँ, बस आया गेट पे हूँ वो नहीं चलता। अगला चीज ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डीओटी की भी बैठक है। यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज जो है, इसके साथ एप्पल, गूगल, फेसबुक, इन सब के साथ ये बैठक करने वाले। बेसिकली स्पेक्ट्रम का जो रोड मैप है आगे का, अगले 10 साल का, वो ये तय करने वाले हैं। इसके लिए मेगा बैठक रखी गई है। स्टॉक स्पेसिफिक गोदरेज कंज्यूमर्स, इन्होंने अपना Q3 का ऑपरेशनल अपडेट दिया है, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि Q3 में मांग जो है उसकी स्थिति दुनिया भर में स्थिर नजर आ रही है, लेकिन इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है इस बार लगातार जो ग्रोथ है वो लो डबल डिजिट पे रहने वाली है, इसका इन्होंने अनुमान लगाया है। वॉल्यूम में सुधार की अनुमान ये फिर भी लगा रहे हैं। इसके अलावा सेगमेंट स्पेसिफिक भी इन्होंने कहा है। इनका कहना है कि साबुन की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, मिड टीन्स में ग्रोथ रहने वाली है। हेल्थ केयर में तेज रिकवरी के अनुमान लगा रहे हैं। इंसेक्टिसाइड में भी अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन एक इंडोनेशिया के अलावा बाकी जितने देश है वहां पे अच्छी ग्रोथ होगी। केवल एक इंडोनेशिया का कारोबार जो इनका है वो थोड़ा ढीला रह सकता है, ये अपडेट इन्होंने दिया है। HDFC बैंक, इसने भी अपना तीसरी तिमाही का क्वार्टरली अपडेट दिया है, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि कुल एडवांसेस जो है साल दर साल 16% बढ़े हैं और डिपॉजिट्स जो है उसमें 19% की बढ़ोतरी देखने मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ 3 से 4% के आसपास की बढ़ोतरी है, तो ये अपडेट काफी बेहतर है। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे LIC ने इस कंपनी में अपना हिस्सा जो है वो बढ़ाया है, 7.1% से बढ़ा के 9.16%, यानी कि 2% के आसपास की बढ़ोतरी की है। पिछले कुछ समय में ये हिस्सा लगातार बढ़ाया गया है। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प में जबरदस्त मार्केट एक्शन रहा है पिछले कुछ समय से, तो नजर रखिए इस स्टॉक पर। और भी ढेर सारे स्टॉक्स हैं कुशल के पास। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं कौन से हैं और खबरों वाले स्टॉक्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले BEML, इस पर फोकस रखिए क्योंकि हाई मोबिलिटी वाहनों के लिए जो है इनको रक्षा मंत्रालय से 758 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं और अगले 1 साल के अंदर जो है ये सप्लाई पूरी की जाएगी। साथ ही इंडिगो, यहां पर नजर रखिए, इनके लिए पॉजिटिव न्यूज आई है क्योंकि DGCA से जो इनके प्रैट एंड विटनी इंजिन है उनको उनकी जो उड़ाने हैं उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर जो है अब ये प्रैट एंड विटनी इंजिन वाले जो एयरप्लेन्स है वो उड़ाते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही M&M, यहां पर आपको नजर रखनी होगी क्योंकि ऑटो पार्ट्स की शॉर्टेज की वजह से इनकी जो प्रीमियम कैटेगरी मोटरसाइकिल है जावा, उसके ऑर्डर्स जो है 20 से 25% ऑर्डर्स जो है या तो कैंसिल किए गए हैं या फिर होल्ड पर रखे गए हैं। इस वजह से हो सकता है कि जो आइशर मोटर्स की प्रीमियम बाइक्स हैं, रॉयल एनफील्ड, उनको फायदा होता हुआ नजर आए। बजाज फाइनेंस, यहां पर इनके लिए नेगेटिव खबर है क्योंकि RBI ने करीब 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इनफैक्ट यहां पर जो रेगुलेटरी नियम NBFCs के लिए लाए हैं RBI ने, वहां पर उसके उल्लंघन को लेकर जो है ये पेनल्टी लगाई गई है। और BML, MTNL, BSNL, ये 3 PSUs पर आपको फोकस रखना होगा। साथ ही MSTC भी जो है वो एक्शन में आता हुआ दिख सकता है क्योंकि सरकार जो है
वो इन पीएसयूज की जो नॉन कोर एसेट्स है उसकी बिक्री के लिए एक नया ई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है। और यहां पर इस ई प्लेटफॉर्म से करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए के नॉन कोर एसेट्स बेचने की योजना है सरकार की। साथ ही नायका जो ब्यूटी स्टार्टअप है वो अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है, तो एचयूएल पर भी आपको फोकस रखना होगा क्योंकि रिलेटेड लाइन ऑफ बिजनेस है और ये $300 करोड़ की वैल्यूएशन पर जो है ये आईपीओ लाया जा सकता है। 2 इनसाइडर ट्रेड्स है इसके अलावा मेरे पास, जिसमें मोल्टेक पैकेजिंग पहला है, पॉजिटिव प्रमोटर एक्शन दिखा है इसमें, करीब 14,700 शेयरों की खरीदारी की है 22 से 31 दिसंबर के बीच। और अंत में स्टार सीमेंट, यहां पर नेगेटिव प्रमोटर एक्शन है क्योंकि प्रमोटर ने करीब 2.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 31 दिसंबर को। ओके, तो कुछ प्रमोटर एक्शन भी आपके लिए और साथ ही ढेरों खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर रखनी नजर। आइए आपको बता देते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं कौन सी रिपोर्ट्स हैं आज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले बैंक्स और फाइनेंशियल्स यहाँ पर नजर रखनी होगी। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, डिटेल्ड रिपोर्ट है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर एक अपटिक देखने को मिलेगा और ढेर सारे स्टॉक्स में देखिए टारगेट प्राइस को एडजस्ट किया, इंक्रीज किया। सभी बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो खरीदारी किराए कर दे रहे हैं। एक एक करके मैं आपको लक्ष्य बता देता हूँ। एचडीएफसी बैंक देखिए यहाँ पर लक्ष्य जो है 1620 से बढ़ाकर 1730 कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक 600 से बढ़ाकर 670 कर दिया है। एक्सिस बैंक पर 700 से 800, कोटक महिंद्रा बैंक 2170 से 2280, इंडसइंड बैंक 1030 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। स्टेट बैंक पर खरीदारी किराए बरकरार रखी है, लक्ष्य 270 से बढ़ाकर 340 कर दिया है। एचडीएफसी लिमिटेड पर देखिए 2500 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3170 कर दिया है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर भी रिपोर्ट आई है, जैसे क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट देखिए अंबर एंटरप्राइजेस पर, यहाँ पर इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और काफी ऊंचे लक्ष्य दिए हैं, करीब 3000 रुपए का लक्ष्य दिया है। 2400 के आसपास की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि एसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सरकार ने पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट किया है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर ग्रोथ के लिए एक बढ़िया कैटलिस्ट साबित होगा। और डिक्सन टेक के मुकाबले अगर आप देखें तो इन्हें अंबर एंटरप्राइज में ज्यादा कंफर्ट नजर आ रहा है। आखिरी रिपोर्ट है फिलहाल के लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स पर, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3030 रुपए के लक्ष्य के लिए 2780 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि बिरयानी सेगमेंट से एंट्री की है जो कंपनी ने, उससे आगे जाकर कंपनी में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिरयानी ज्यादा बिकेगी? हाँ अनिल जी, सबसे ज्यादा बिरयानी बिकती है ऑनलाइन डिलीवरीज में अगर देखें सबसे ज्यादा जोमेटो ने भी जो अपना अपडेट दिया था उसमें कहा था कि बिरयानी के ऑर्डर काफी ज्यादा थे। ऐसा क्यों? ये पता नहीं। अच्छा, चपाती आते आते रोटी ठंडी हो जाती है। बिरयानी गरम गरम आती है। हाँ, और 2 in 1 सब्जी भी और साथ में राइस, यही हो सकता है। वैल्यू फॉर मनी। हाँ अच्छा, वैल्यू फॉर मनी, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। तो जुबिलेंट फूड यहाँ पर अपग्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं, तो लार्ज कैप में भी आ गया ना, ये भी आ गया है लार्ज कैप में। हाँ, चलिए, तो म्यूचुअल फंड के लिए ये एक और बेहतरीन स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। आइए, पोर्टफोलियो में रखने के लिए आज से और रोज ट्रेड करने के लिए आज से स्टॉक्स हैं आपके लिए तैयार और एक्सपर्ट्स भी है तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे के बिगुल का। और हमेशा की तरह आजकल जो आदत पड़ चुकी है कुणाल जी और राकेश जी की कम काम करने की, वो आज फिर से आपके सामने दोनों जॉइंट पिक लेकर आए। लेकिन कम काम करने का मतलब ये नहीं क्वालिटी काम करने, कम या ज्यादा से मतलब नहीं, काम क्वालिटी का होना चाहिए। तो बस कुणाल जी और राकेश जी का क्वालिटी काम थोड़ी देर में हम देखेंगे। उससे पहले वागले साहब से करते हैं आज की शुरुआत। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा भी कॉल वही है जो मैंने कल बात की थी। अपोलो हॉस्पिटल जो मैंने जाते जाते बीटीएसटी दिया था, इसका पैटर्न बहुत ही बढ़िया है और इसमें कोई काम कम करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने काफी सारे स्टॉक्स ढूंढे और मुझे इससे बेटर स्टॉक नहीं मिला, तो मैं आई विल स्टिक विद दैट। 2509 का बंद है, ये मेरे कैश के लेवल से। कल जो मैंने दिए थे वो फ्यूचर्स के लेवल से, आई थिंक 10-12 रुपए का फर्क है। 2475 का कैश का स्टॉप लॉस होगा और 2583 तक के टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब मूव आज अगर आएगी तो मुझे लगता है आनी चाहिए, और फ्यूचर्स में वो 2600 के लेवल्स बनते हैं। हमारे दीप, हमारे राजस्थान में एक कहावत है जी कि अगर आपको कोई मैसेज अपनी बहू को देना हो, हाँ, कि भाई बहू को बताना चाहे कोई सास कि आपको ऐसे काम करना चाहिए वैसे काम करना चाहिए, तो वो बहू को डायरेक्टली नहीं बोलती, वो इनडायरेक्टली अपनी बेटी को बोलती है। ऐसा है।
तो मैसेज बहुत तक पहुंच जाता, अच्छा अपनी बेटी को अगर ये कह रही है ऐसा है तो मुझे फिर इस हिसाब से काम करना है। तो मैंने मैसेज कुणाल जी राकेश जी को दिया था, वागले साहब तक बराबर पहुंच गया, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से वागले साहब है ना पिक ऑफ द डे में कल पुरानी वाली लेकर आ रहे थे। वागले साहब समझ गए, अब देख लेना कल आपको नई पिक मिलेगी। आइए तो वागले साहब मैसेज रिसीव करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुणाल जी और राकेश जी के लिए पिक ऑफ द डे बताएं सर, कौन सा शेयर चुना है आपने? बंसल जी। अनिल जी, हमारा स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हमारा स्टॉक है पीएसयू स्टॉक है, काफी समय से चला नहीं था, कल बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। कुणाल जी अभी तक है ना वार्म अप कर रहे हैं, ओवर करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बॉलिंग का वक्त अभी आएगा। तब तक कुणाल जी आए, तब तक आप खाली स्टॉक से काम चलाए। लेवल्स आप बता देंगे या कुणाल जी का इंतजार करूं बंसल जी? नहीं अनिल जी, देखिए पूरा काम करा हुआ अनिल जी, लेवल्स भी पता है मेरे को अनिल जी। 899 का स्टॉप लॉस है, हाँ। 975 पहला टारगेट है और 1000 दूसरा टारगेट है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मेरा और कुणाल जी का पिक ऑफ द डे है। अच्छा, मुझे पता था, देखो स्क्रीन पे कुणाल जी दिख नहीं रहे थे, मुझे मालूम था अभी तक आए नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा प्रूव करने का कि देखो कुणाल जी लेट आते, तो देखो प्रूव हो गया एकदम सबके सामने। लेकिन चलिए आपका काम हो गया, कुणाल जी बंसल जी दोनों ने साथ में अपनी पिक निकाली। HAL, इसका भी प्रमोशन हुआ है, ये भी मिड कैप से लार्ज कैप की कैटेगरी में आ गया। म्यूचुअल फंड्स का जो रिक्लासिफिकेशन हुआ है, जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत और खरीदारी फंड्स की आएगी। शुभम जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज का जो मेरा पिक है वो खरीदारी के राय है HUL पर, और अगर हम HUL को देखें तो कुछ समय से यहाँ पे एक अच्छा रैली बना हुआ है। पिछले सीरीज में थोड़ा कॉल राइटिंग था, उसके चलते हमने देखा कि एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन इस सीरीज की शुरुआत से यहाँ पे हमने देखा है कि प्राइस वाइज अच्छा एक्शन है, और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से भी एक हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो रैली है वो बना रहेगा, और भी यहाँ पे अपर लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो 2500 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, जो लगभग 42 रुपये 50 पैसे के आसपास क्लोज हुआ था, उसको खरीदने की राय है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 55 रुपये का, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 35 रुपये पे। तो HUL का 2500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। ओके, 2500 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पर HUL का कॉल ऑप्शन खरीद कर ये चलें आप, ये राय है आपकी। 2450 के आसपास स्टॉक कल बंद हुआ है। HAL कुणाल जी राकेश जी, HUL शुभम जी, ये है आपके लिए स्टॉक्स पर राय आती हुई। 35 रुपए का स्टॉप लॉस, 55 रुपए का टारगेट। अविनाश जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका स्टॉक सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। शॉर्ट टर्म के लिए अनिल जी हमको L&T फाइनेंस होल्डिंग पसंद है। स्टॉक की प्राइस करीबन 101 102 है। हमको लग रहा है कि काफ़ी ऊपरी लेवल से ये पिट चुका है, और हमको लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में डेफिनेटली जो ग्रीन शूट्स देखने को मिले, और प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में जो ग्रीन शूट देखने को मिले, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 115 120 का लेवल कंपनी का शेयर छू सकता है, और इसको डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहिए। और दूसरा जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पिक है वो RBL बैंक है। इनफैक्ट हमको लग रहा है अनिल जी इस लेवल पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस हमने पिछले 3-4 क्वार्टर में देखा था, वो अभी थोड़ी सी स्टेबल हो गई है। प्लस जिस प्रकार की ग्रोथ मोमेंटम मैनेजमेंट कमेंट्री ने कही है, हमको लग रहा है कि अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो कम से कम 315-325 का नियर टर्म टारगेट बनता है, तो ये जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। RBL बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक जो छोटी बैंक है, वहां पे एक अच्छा आउट परफॉर्मर साबित हो सकता है अगले 6 से 12 महीने में। ओके, तो RBL बैंक पर रखे नजर, L&T फाइनेंस पर रखे नजर। कल ट्रिपल डिजिट स्टॉक बनते हुए दिखा है हमें, और ये पार भी गया है 100 के लेवल से, एक्शन में भी है, और सुमित जी ने भी इस सीरीज के लिए इस स्टॉक को आइडेंटिफाई करा है। तो L&T फाइनेंस पर मोमेंटम बढ़ते हुए दिख रहा है। मोमेंटम ढेर सारे और स्टॉक्स पर बनते हुए दिख रहा है। अविनाश जी, रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं, आज FMCG का भी एक अपडेट है गोदरेज कंज्यूमर की तरफ से, और इन्होंने कहा है कि अच्छी डिमांड है, सेल्स ग्रोथ अच्छी रहेगी, वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। जो इनका पर्सनल और होम हाइजीन सेगमेंट है, वहां पर इनका फोकस बना हुआ है। किस तरह से देखें ये गोदरेज कंज्यूमर का जो अपडेट आया है, और स्टॉक पर आपकी क्या राय रहेगी?
दीप, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो कमेंट्री आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट्स में अनुमान था कि सेकंड क्वार्टर में टिपिकली जो वॉल्यूम ग्रोथ आया था वो वन टाइम इफेक्ट था, लेकिन जिस प्रकार का डिमांड बढ़ रहा है हमको लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर सस्टेन होता है तो शेयर में और तेजी देखने को मिलेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको लग रहा है कि अगर टिपिकली वॉल्यूम ग्रोथ सिंगल टू डबल डिजिट में आती है तो मार्केट्स को डेफिनेटली ये बात अच्छी रहेगी। प्लस मार्जिन इंप्रूवमेंट और ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गोदरेज कंज्यूमर के नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल मार्केट्स भी अच्छे कर रहे हैं। तो इसमें अगर खरीदना है तो मुझे लग रहा है कि एक लंबा नजरिया रखे, 6 to 12 मंथ में हमको लग रहा है कि ये स्टॉक में अच्छे खासे ट्रिगर्स है जो FY22 में प्ले आउट करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर्स पर अपडेट और राय भी। स्टॉक आखिरी मिनटों में तेज दौड़ लगाता हुआ डे हाई पर कल हुआ है बंद और उसी को आज बढ़ाएगा आगे। बढ़ाएंगे आपके लिए कुछ बेहतरीन कॉल्स को आगे, और वो हैं सुमित जी जो पूरी तरह से फॉर्म में, जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, एक के बाद एक धुआंधार। जैसा मैं कल कह रहा था कि 25 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक के कोई शेयर ऐसे नहीं है जो सुमित जी के रडार से छूटे हुए हों, सब पर नजर बराबर है। सुमित जी बताइए, गुड मॉर्निंग, आज का स्टॉक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, आज का स्टॉक ऑफ द डे, पिक ऑफ द डे गोदरेज सीपी ही है, जो भी आप लोग डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल गोदरेज सीपी के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। गोदरेज कंज्यूमर एक अच्छा मूव लोअर लेवल से दिखा रहा है। कल भी सेकंड हाफ के अंदर एक अच्छा प्राइस एक्शन इसके अंदर देखने को मिला था और ऐसा लगता है कि गोदरेज सीपी यहां से और एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। तो आज के लिए और आने वाले 2-3 दिनों के लिए गोदरेज सीपी में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव गोदरेज कंज्यूमर के अंदर देखने को मिल सकता है। 755, 760 ये एक सही लेवल से लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए। नीचे में 740 के आसपास या 745 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में टारगेट बनेंगे 780 से लेके 800 रुपए तक के। तो गोदरेज सीपी ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम जनरेट हुआ है। 780 से 800 रुपए तक के टारगेट जल्दी देखने को मिलने चाहिए। लॉन्ग पोजीशंस बना के चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो लॉन्ग पोजीशंस बना के चलें। गोदरेज कंज्यूमर ये है आपके लिए स्टॉक, और बढ़िया अपडेट भी आया है कंपनी की तरफ से, तो एक और ट्रिगर भी है इस काउंटर के लिए। बढ़िया अपडेट आया है HDFC बैंक की तरफ से भी। अनिल जी के बारे में भी इस पर चर्चा कर रहे थे। शुभम जी, जरा चार्ट देखकर बताएं, कल भी अच्छे मूवमेंट में रहा HDFC बैंक, और जिस तरह से ये खबरों का भी सपोर्ट है, HDFC बैंक की चार्ट क्या दिखा सकती है सर? दीपांशु जी, HDFC बैंक में अगर हम देखें तो कुछ समय से यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल जो इसका सेटअप है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और अच्छी बात यह है कि कल जो हमने यहाँ पे जो रैली देखा उसमें बहुत सिग्निफिकेंटली हमने OI एडिशन देखा है, जो पिछले 3 महीने में उतना OI एडिशन अभी तक सिंगल डे में कभी देखने को नहीं मिला था। तो मुझे लगता है कि ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखना चाहिए। तो बिल्कुल खरीदारी की राय होगी, और HDFC में एक ट्रेड हम कॉल ऑप्शन के थ्रू इनिशिएट कर सकते हैं। तो 1440 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन को देखें, जो लगभग 38 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, उसको खरीदें। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 32 रुपए पे, और 50 से 52 रुपए तक का टारगेट होगा उस कॉल ऑप्शन के लिए। तो HDFC में बैंक में खरीदारी की राय। ओके, तो HDFC बैंक पर रखे नजर। मोमेंटम में आ रहा है स्टॉक, और देखते हैं कि रेंज के बाहर निकल पाता है कि नहीं। कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल जी। पिक ऑफ द डे ले लें कुणाल जी। पिक ऑफ द डे, कुणाल जी, पिक ऑफ द डे आपकी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मुझे लगता है कि बंसल जी ने काम किया होगा। मैंने उनको कहा था आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। बंसल जी बोले मैं नहीं दूंगा, कुणाल जी देंगे। बंसल अनिल जी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी बंसल जी से ऐसा करने की, लेकिन फिर भी अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है, हमारी जॉइंट खरीदारी की राय है अनिल जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर, जिस पर खरीदारी की राय है। बड़ा ब्रेकआउट आया है। 899 पर स्टॉप लॉस, 975 पर पहला टारगेट, 1000 पर दूसरा टारगेट। तो अनिल जी हमारी संयुक्त राय है खरीदारी की। अरे ये तो सेम निकली। बंसल जी ने कहा था ये तो मेरी पिक है, कुणाल जी अपनी अलग से आकर देंगे। नहीं अनिल जी, इसमें दोनों का हाथ है। अनिल जी, मैं और राकेश जी दोनों इसको स्टडी कर रहे थे कल, तो अनिल जी जॉइंट पिक है, वो बोलना शायद भूल गए हैं। चलिए, आप 3:30 बजे के बाद इस मैटर को सेटल कीजिएगा, पुरानी वापस टेप देखकर शो को रिवाइंड करके कि क्या हुआ था। लेकिन चलिए, एक बात तो पक्की है, दोनों के लेवल सेम है, स्टॉक भी सेम है। थोड़ा तालमेल है, तालमेल तो पूरा है, थोड़ा नहीं। अच्छा, आइए एक और तालमेल की बात करते हैं। आज से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं
बैंक निफ्टी के बड़े यही वो सरप्राइज है सर। हाँ, बैंक निफ्टी के बॉस, बैंक निफ्टी के बड़े भाई, ये सरप्राइज है आपको। अच्छा, 1 बजे दोपहर 1 नया इंट्रोडक्शन होना है। बैंक निफ्टी का बिग बॉस। बैंक निफ्टी का बिग बॉस। हाँ, तो बस 1 बजे आप अपना सारे लोग जितने भी हैं हमारे लंच टाइम थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिएगा, और 1 बजे मैं आपकी मुलाकात करूंगा। ये स्पेशल शो है जो 1 बजे हम करेंगे, और 1 बजे बैंक निफ्टी का बिग बॉस आपके लिए आ रहा है। बस अभी इतना ही बताऊंगा। अभी इतना, वही मैं सोचा था थोड़ा और डिटेल से। थोड़ा नहीं, पूरा ही बताएंगे, लेकिन 1 बजे। अब बस 1 बजे तो बंसल जी, कुणाल जी, क्योंकि है ना, और आप सब लोगों को मैं पहले बताऊं, जो क्लोजिंग वाले शो में वो तो बिल्कुल पक्के तौर से तैयार ही रहना, किसी भी तरह का कोई भी सवाल आ सकता है अगर आपने शो नहीं देखा तो। अच्छा हाँ, और चाहे तो आप भी पूछ सकते हैं उसके बाद। अच्छा, वैसे सर बैंक निफ्टी के बिग बॉस तो आप ही हैं, जिस तरह से कॉल्स और ट्रैकिंग करते हैं, तो फिर हाँ, तो मैं भी 1 बड़ा कौन है? मैं भी 1 बजे रहूंगा, लेकिन एक्चुअल बिग बॉस बैंक निफ्टी का आपको 1 बजे मिलने वाला है, तो इसकी तैयारी रखिएगा। 1 बजे स्पेशल शो देखिएगा मेरे साथ, बैंक निफ्टी का बिग बॉस, एक मिस मत करिएगा। ये बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद काम का शो है आपके लिए। तो आज वैसे भी इंटरेस्टिंग बातें निकल ही रही, कुछ न कुछ आ ही रहा है, तो 1 बजे ये एक और शो। चलिए, तो बैंक निफ्टी का बिग बॉस आज दोपहर 1 बजे, इसे मिस मत करिएगा, सरप्राइज आपको वहीं पर पूरा पता चलेगा। पर एक्शन भरपूर है बाजारों में और ढेर सारे स्टॉक्स के बारे में चर्चा भी करनी है। शुभम जी, एक स्टॉक जिस पर आपसे रेगुलरली चर्चा होती रहती है, हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पर LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है पिछले कुछ समय में, और स्टॉक भी एक्शन में रहा है, ऑटो स्टॉक्स भी मूवमेंट दिखा रहे हैं, 3000 के ऊपर है। हीरो मोटोकॉर्प का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है शुभम जी? दीपांशु जी, ओवरऑल अगर ऑटो में देखें तो रुझान अच्छा बना हुआ है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में जो हमने मंडे को एक मार्जिनल करेक्शन देखा था, जब तक उस लेवल के पार नहीं निकलता है तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो एक कंडीशनल यहाँ पे बाई कॉल होगा, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर का व्यू पॉजिटिव है। तो 3100 के पार जब भी ये स्टॉक निकलता है तभी खरीदारी की राय होगी, बिकॉज वो एक टेम्पररी रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद खरीदें, और तब 3200 से 3250 तक का लक्ष्य होगा। तो मुझे लगता है कि कंडीशनली यहाँ पे देखें, 3100 पार होने के बाद ही इसमें कोई खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए 3100 के पार निकलने के बाद करें फ्रेश खरीदारी। हाँ, फ्रेश खरीदारी से याद आया, अब भी कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, और ये फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि शेयर सस्ता होना चाहिए जी, राइट। महंगे शेयर आप 14,000 की निफ्टी पर नहीं खरीदेंगे। तो हमने आपके लिए एक विशेष सीरीज की शुरुआत की है, और उसका नाम है आपके बजट में सस्ता शेयर। तो आपके बजट में सस्ता शेयर हर रोज आपको मिलेगा 9 बजे। ठीक उसी तरह का ये स्टॉक है जैसा आपको पहले एक बार मालामाल वीकली मिलता था, ये कमोबेश उसी तर्ज पर। फर्क सिर्फ इतना है, मालामाल वीकली सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लंबे समय के लिए, ये जो स्टॉक हम बता रहे हैं ये अब से लेकर बजट तक के लिए भी और पूरे साल के लिए भी। ओके, इसमें आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से पैसा लगा सकते हैं। मालामाल वीकली हमेशा लॉन्ग टर्म के लिहाज से होता था, फंडामेंटली कब चलेगा पता नहीं होता। जैसे कि जैकेट पेपर नहीं चला तो 190-95 से 125 हो गया, तो वो वक्त की बात है। लेकिन ये स्टॉक ऐसे हैं जो अब से लेकर बजट तक भी आपको फायदा देंगे। तो अगर आप पोजिशनल 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए ट्रेड कर रहे हैं तब भी आपके लिए आपके बजट में सस्ता शेयर, और अगर आपको लॉन्ग टर्म पूरे साल भर के लिए, साल 2 साल के लिए निवेश करना है तब भी ये परफेक्ट स्टॉक है। तो आज एक और स्टॉक 9 बजे आपको मिलेगा आपके बजट में सस्ता शेयर। आइए तब तक कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस करें। BEML 758 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। जरा चार्ट्स देख लीजिए आप सुमित जी। BEML के हाई मोबिलिटी व्हीकल्स के लिए इन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर्स मिले हैं। 1 साल के भीतर भीतर इनको सप्लाई की जाएगी। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में इसका काम होगा। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? चार्ट्स भी बढ़िया दिख रहे हैं अनिल जी। स्टॉक 990 के पास है, 1000 का लेवल ये क्रॉस करेगा और 1050 के लेवल जल्दी ही दिखाएगा। तो ये स्टॉक के अंदर कोई भी डिप आती है तो खरीदारी करनी है। जिन्होंने खरीदारी करके रखा हुआ है उनको पोजीशंस होल्ड करनी है। 1000 का लेवल जैसे ही क्रॉस होता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 1040-1050 BML के इमीडिएट और शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के टारगेट उसके भी ऊपर के होंगे, और हो सकता है 1100 प्लस के लेवल भी देखने को मिले। बट फिलहाल 1040-1050 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। ओके, एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं, वो है स्टार सीमेंट। 2.5 लाख शेयर इनके प्रोमोटर ने बेचे हैं। और शुभम जी जरा इसके चार्ट देखिए, 31 दिसंबर को प्रोमोटर्स की तरफ से बिकवाली हुई है। तो क्या कोई चार्ट पे रुकावट के संकेत हैं? जिनके पास हैं वो बेच दें या चिंता की बात नहीं?
अनिल जी, अगर चार्ट्स वाइज जाएं तो कल भी एक अच्छा मूव आता हुआ दिखा था, तो इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो मुझे लगता है एक पुल बैक ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए राय ये होगी कि एक बार मुनाफा बांधें, और अगर पुल बैक में 100 रुपए के आसपास मिलता है तो फिर से री एंट्री का मौका बन सकता है। तो ओवरऑल पोजिशनल पर्सपेक्टिव से कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है तो एक बार मुनाफा बांध के 100 रुपए के आसपास वापस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए स्टार सीमेंट। वैसे हाई बीटा रहता है और सीमेंट स्टॉक्स में जब भी एक्शन आए तो दिखता है। कल भी 4.5% ऊपर ही ये स्टॉक आपको दिखा था। M&M, अविनाश जी, रेगुलरली आपसे इस स्टॉक पर चर्चा होती रहती है। जावा के प्रोडक्शन में थोड़ी परेशानियां आ रही हैं ऑटो पार्ट्स शॉर्टेज की वजह से, और इसलिए डीलर से खबरें आ रही हैं कि जो 25% तक के ऑर्डर्स पर रोक लगा दी गई है जावा मोटरसाइकिल के। कितना अहम है जावा M&M के लिए, अविनाश जी, और इस खबर का कोई इम्पैक्ट देखते हैं कंपनी पर? दीपांशु, मुझे लग रहा है ये सेंटिमेंटली थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन अगर हम अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जावा का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल जो M&M के जो ऑटो के कंट्रीब्यूशन में है वो काफ़ी कम है। तो मुझे लग रहा है कि इससे कोई बड़ी दिक्कत कंपनी को अर्निंग्स मेंटेन करने में नहीं रहेगी। मुझे लग रहा है कि हालांकि ये एक सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए ज़रूर टू व्हीलर के इनके वॉल्यूम्स इफेक्ट होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी की हेल्थ देखनी है तो मुझे लग रहा है कि ट्रैक्टर और जो ऑटोमोटिव वॉल्यूम है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ने के चांसेस है। तो इसमें ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर गिरावट आती भी है तो उसको एक खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही नॉट ओनली Q2 के हिसाब से काफी अच्छी रहेगी, लेकिन FY22 में हमको लग रहा है बहुत ही अच्छी अभी भी सिग्निफिकेंट री रेटिंग स्टॉक के लिए पॉसिबल है, क्योंकि नॉट ओनली स्टैंड अलोन बिजनेस बट जो उनके सब्सिडरीज है वहां पे भी हमको लग रहा है कि अच्छी खासी बढ़त मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि कोई गिरावट आती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए, और इस न्यूज का कोई बड़ा इंपैक्ट स्टॉक के अर्निंग्स पे आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए M&M पर राय। एक और स्टॉक है, इस पर आप भी राय दीजिए जरा, अंबर एंटरप्राइजेस। अविनाश जी, यहाँ पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, 3000 का टारगेट है, और इन्होंने कहा भाई कि अब डिक्सन के बजाय ये खरीद लीजिए, डिक्सन थोड़ा महंगा ज्यादा हो गया। आपका क्या इरादा है, डिक्सन या अंबर, या दोनों ही? अनिल जी, मैं समझता हूं कि अंबर एंटरप्राइजेस डिक्सन के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका एक कारण है कि जो वाइट गुड्स और जो एयर कंडीशनर सेगमेंट है वहां पे अंबर एंटरप्राइजेस एक बहुत ही बड़ा आउटसोर्सिंग प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात इनकी कैपेसिटी अभी हाल ही में बढ़ी है। दूसरी बात, इनके जो वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े हैं हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही और आने वाला साल काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि पिछले साल थोड़ा सा इनके लिए खराब था, कोरोना के कारण भी थोड़ा बहुत वॉल्यूम में इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अपने ऑपरेशंस को स्केल अप किया है, मुझे लग रहा है कि अंबर एंटरप्राइजेस जिनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक वैसे ज़्यादा लिक्विड नहीं है बट बिजनेस फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया और शानदार है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक पोर्टफोलियो कैंडिडेट रहेगा, और इसमें FY22 में ज़्यादा मार्केट की नज़र रहेगी, क्योंकि उस साल में हमको लग रहा है कि कम से कम 14-15% की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, जो स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए सलाह इस वक्त आती हुई अंबर एंटरप्राइजेस पे।